हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्यूटर एट योर होम। फ्रेंड्स, आज जो हम टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है एक्सट्रैक्ट्स। और लास्ट टाइम मैंने आपके सारे प्रोज वाले जो एक्सट्रैक्ट्स हैं वो कवर करवाए थे। तो आज मैं क्लास 10th की सारी पोएम की जो लाइंस हैं जो आती हैं या स्टैंजाज आते हैं एग्ज़ाम में और उसके ऊपर जो क्वेश्चंस बनकर आते हैं वो हम कवर करने वाले हैं। सो लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि हम सारी पोम इसमें कवर कर लेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, एग्ज़ाम में एक्सट्रैक्ट कैसे आएगा कि आपको पोएम्स की लाइन आ जाएंगी, ठीक है, या कोई स्टैंजा वहाँ से उठा के दे देंगे पोएम का और आपको उसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस बना के दे देंगे, है ना। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 मीन्स एक्सट्रैक्ट नंबर 1 क्या है ये पढ़ लेते हैं। द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued। देखो, ये छोटी सी पोम दी है ना हमने, हमारी स्टार्टिंग वाली पोएम ही है ये, जिसका नेम था डस्ट ऑफ स्नो। और इसके राइटर कौन थे बताओ मुझे? रॉबर्ट फ्रॉस्ट थे, है ना। तो देख लेते हैं क्वेश्चंस क्या हैं। तो सबसे पहला प्रश्न तो क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि हु इज़ द पोएट ऑफ द अबोव पोम। ये जो ऊपर जो पोम हमने इतनी बड़ी पोम यहाँ पर पढ़ी, इसके जो राइटर हैं, इसके जो पोएट हैं वो कौन है? तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट, याद रखिएगा रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, ठीक है। फिर पूछता है वेयर वॉज द क्रो। क्रो कहाँ था, है ना, कहाँ आकर बैठा था क्रो? तो आप ध्यान रखिएगा कि एक हैमलॉक ट्री है इस पोएम के अंदर, आया भी है उसका नाम, अगर आप पोएम ठीक से पढ़ोगे तो आपको मिलेगा। तो हैमलॉक ट्री है जो कि कैसा ट्री होता है? पॉइजनस, पॉइजनस ट्री होता है ना। तो उस ट्री के ऊपर आकर ये बैठ जाता है क्रो। क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है द पोएट्स मूड गॉट चेंज व्हेन। जो पोएट का जो मूड बहुत ज़्यादा सैड था वो कैसे चेंज हुआ? तो चेंज कब हुआ? जब डस्ट ऑफ स्नो उसके ऊपर गिरती है। तो डस्ट ऑफ स्नो फॉल ऑन हिम, जैसे ही डस्ट ऑफ स्नो उसके ऊपर गिरती है वैसे ही उसका मूड क्या होता है? चेंज हो जाता है, ठीक है। नाउ एक्सट्रैक्ट नंबर 2, ये भी पढ़ लेते हैं, ये भी पोम की लाइन ही है, लाइन्स है। तो लिखा है सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से नाइस फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो देखिए यहाँ पर ये फायर एंड आइस वाली जो पोएट्री थी ये वहाँ से ली गई हैं लाइंस। अब इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो क्वेश्चंस में यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है कि हु इज़ द पोएट ऑफ दीज लाइन्स। ये जो लाइन्स हैं इनके राइटर कौन है? तो इसके राइटर भी कौन थे? रॉबर्ट फ्रॉस्ट थे। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है कि व्हाट डज द पोएट कंपेयर फायर विथ। फायर को किससे कंपेयर करा गया है? तो फायर को यहाँ पर जैसे कि मतलब फायर को यहाँ पर किससे कंपेयर करा है? डिज़ायर से। क्यों? क्योंकि देखो ह्यूमन की जो इच्छाएं हैं वो कभी भी ख़त्म ही नहीं होती है, उसको हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो फायर को डिज़ायर से कंपेयर किया गया है और क्या बोलते हैं कि मतलब फायर जो है उसमें इतना स्ट्रांगनेस है कि उससे भी एक वर्ल्ड क्या हो जाएगा, कभी ना कभी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हम अपनी ही इच्छाओं की वजह से हम एक दूसरे को क्या कर देंगे? फिनिश कर देंगे। अकॉर्डिंग टू द अबो लाइन्स विथ whom डज द पोएट want टू स्टे। देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा है वो ये पूछा है अकॉर्डिंग टू अबो लाइन्स, मतलब जो ऊपर जो लाइन्स आई ना उसके अकॉर्डिंग ही बताना है हमको, ठीक है। एक बार फिर से मैं आपको लाइन्स बता देती हूँ, यहाँ पर देख लो एक बार। यहाँ पर क्या लिखा था? कि सम सेज द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम सेज इन आइस। मतलब कुछ लोग कहते हैं कि फायर से फिर ये दुनिया खत्म होगी, कुछ कहते हैं कि आइस से होगी। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, लेकिन जहाँ से मैंने समझा और जाना है लोगों को, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, मतलब मैं उनके साथ जाना चाहूँगा जो ये कहते हैं कि फायर से धरती क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी। तो देखिए ऊपर की लाइन्स के अकॉर्डिंग हमको बताना है, तो ऊपर की लाइन के अकॉर्डिंग तो क्या बोल रहा है कि दोज हु फेवर फायर, मतलब ये उनके साथ जाना चाहते हैं जो किसको फेवर कर रहे हैं? फायर को फेवर कर रहे हैं। तो ये हम करेक्ट लगाएंगे, ठीक है। एक्सट्रैक्ट नंबर 3, he hears the last voice at night the patrolling cars and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars। देखिए यहाँ पर पेट्रोलिंग कार का नाम आया है, ब्रिलियंट आईज, ब्रिलियंट स्टार्स, नाइट की बात हो रही है। तो कौन सा? अ टाइगर इन द जू, उस पोएट्री की बात हो रही है। आपको पोएम तो पढ़नी पड़ेंगी सारी एक एक बार, तभी तो आप गैस कर पाओगे ना कि कौन सी पोएम है ये।
क्योंकि यहाँ पर यही पूछ लिया फ्रॉम विच पोम द अबो लाइन्स हैव बीन टेकन, तो डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस तो हो ही नहीं सकता। अभी हमने ऊपर देखी, तो ये कौन सी है, ये पोयम है अ टाइगर इन द जू। व्हाट डज ही स्टेयर, देखो स्टेयर का मतलब क्या होता है, स्टेयर का मतलब होता है देखना कंटिन्यूअसली किसी चीज को, ठीक है। तो सॉरी, वो किस चीज को देखता था रात को, तो वो सिर्फ क्या देखता रहता था, तारों को, टिमटिमाते तारों को अपनी ब्रिलियंट आई से, चमकीली आंखों से क्या देखता था, चमकीले तारे वो देखता रहता था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अपोजिट ऑफ द वर्ड ब्रिलियंट, ब्रिलियंट का अपोजिट बताना है। ब्रिलियंट का मतलब होता है बहुत ही होनहार बच्चा, या इस तरह से, है ना, बोलते हैं ना ब्रिलियंट बच्चा है। तो देखो इंटेलिजेंट का मतलब भी वही होता है। डल का मतलब होता है कि जो कमजोर है, तो ब्रिलियंट का ऑपोजिट क्या डल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब ये दो क्यों नहीं हो सकता, क्लेवर का मतलब तो बुद्धिमान होता है, और ग्लैर का मतलब भी किसी चीज को देखना होता है। तो यहाँ पर डल क्या हो जाएगा, डल वर्ड क्या हो जाएगा, इसका ऑपोजिट हो जाएगा। नाउ एक्सट्रैक्ट नंबर 4, if strolling forth a beast you view, who hide with spores in paper, as soon as he has lapped on you, you will know it is the leopard. It will do no good to roar with pain. He will only lap and lap again. देखिए यहाँ पर ये जो लिखा है ना, ये एक तरह की पोएटिक डिवाइस ही होती है जो पोएट यूज करते हैं पोएम लिखते वक्त। इसको हम क्या पढ़ेंगे, इट विल, क्या पढ़ेंगे हम, इट विल। इसमें क्या करा है पोएट ने, एक सिलेबल को क्या कर दिया है, हटा दिया है। कौन सा सिलेबल हटाया, आई हटाया आगे से, और टी से सेंटेंस को शुरू कर दिया है। इसको एलिसन बोला जाता है, हालांकि हम इसको नहीं पढ़ रहे हैं अभी, ये एक अलग चीज़ है। हम डायरेक्टली क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि फ्रॉम विच पोम हैव द अबो लाइन्स बीन टेकन, ये लाइन्स कहाँ से ली गई हैं। तो देखिए लाइन्स लेपर्ड की बात हो रही है इसके अंदर, एनिमल्स की, तो कौन सी पोएम थी, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल से ली गई है, ठीक है। हु हैज रिटन दिस पोम, ये पोम किसने लिखी है, तो हमको पता होना चाहिए कि ये जो पोएम है कैरोलिन वेल्स ने लिखी है। किसने लिखी है, कैरोलिन वेल्स ने। हम क्या लगाएंगे, ये लगा देंगे, कैरोलिन वेल्स। ना व्हाट डज द वर्ड बीस्ट, बीस्ट का मतलब क्या होता है, तो बीस्ट का मतलब क्या होता है, बीस्ट का मतलब होता है एनिमल, बीस्ट का मतलब क्या होता है, एनिमल। नेक्स्ट नंबर 5, व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल। देखो बॉल वर्ड आ गया, बॉल वर्ड आ गया, मतलब कौन सी पोयम, बॉल पोयम, ठीक है। What word is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over there it is in the water. कहाँ चलेगी, पानी में चलेगी लास्ट में, ठीक है। चलिए देख लेते क्वेश्चंस। फ्रॉम विच पोम हैव द अबो लाइन्स बीन टेकन, तो हम क्या लगा के आएंगे, पढ़िएगा इसको, बॉल वर्ड आया था तो मतलब बॉल पोम हो गई, है ना। फिर आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज सिमिलर टू द वर्ड मैरीली, मैरीली मतलब होता है खुश होना, तो यहाँ कौन सा वर्ड है, हैप्पीली का मतलब क्या होता है, मैरीली होता है। हैप्पीली का मतलब क्या होता है, मैरीली होता है। ये वाला स्टैंजा हाफिली में भी आया था कुछ सेट्स में। वेयर इज द बॉल गो, बॉल कहाँ चली जाती है लुढ़क कर, बॉल चली जाती है इन द वाटर, पानी के अंदर चली जाती है। चलिए एक्सरसाइज नंबर 6 देख लेते हैं। लिसन द ग्लास इज ब्रेकिंग, द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड इनटू द नाइट, winds rush to meet them, the moon is broken like a mirror, its pieces flash on in the crown of the tallest oak। देखो यहाँ पर ट्री वर्ड आया ना, ध्यान रखिएगा, द ट्रीज वर्ड यहाँ पर सेकंड वाली लाइन में आया है, तो पोयम कौन सी हो गई, द ट्रीज ही हो गई, ठीक है। ऐसे ऐसे कीवर्ड्स पकड़ना आना चाहिए पोयम की लाइंस में से अपन को। फ्रॉम विच पोम हैव दीज लाइन बीन टेकन, तो हम क्या करेंगे, क्या लगा देंगे, द ट्रीज, क्योंकि ये वर्ड आया भी है लाइन में, है ना। फिर ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझ भी लेना आप। द फिगर ऑफ स्पीच यूज इन द लाइन द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, देखो यहाँ पूछ रहा है कि इस लाइन में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच, या फिगर ऑफ स्पीच बोलो या पोएटिक डिवाइस बोलो यूज हुई है। देखिए क्या बोल रहा है, द मून इज ब्रोकन, जो मून है वो कैसा है, टूटा हुआ है, लेकिन किसकी तरह टूटा हुआ है, मिरर के जैसे। तो मून को किससे कंपेयर करा हुआ है, मिरर से, और कैसा मिरर, ब्रोकन मिरर, ठीक है ना। तो जब हम किसी चीज की तुलना किसी और से करते हैं तो वहां पर कौन सी पोएटिक डिवाइस होती है, वहां होती है सिमिली।
सिमिली का मतलब होता है कि किसी एक चीज की तुलना किसी और चीज से करना। यहाँ ये एक नाउन मून, मून की तुलना किससे होती है? मिरर से। और एक अच्छी ट्रिक बताओ मैं, अगर सेंटेंस में कभी भी सेंटेंस में लाइक वर्ड आ रहा है और एज आ रहा है और दो नाउन के बीच में तुलना हो रही है, तो वहां पर क्या लगाएंगे? हम सिमिली लगाएंगे। यहाँ पर आपको लाइक दिख रहा है, ये लाइक वर्ड, तो लाइक आया और एज आया, तो समझ लेना कि वहां पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? सिमिली है। लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा, वहां पर कंपैरिजन भी होना चाहिए दो चीजों के बीच में। ओके, जैसे यहाँ पर मून का कंपैरिजन किससे हो रहा है? मिरर से, टूटे हुए मिरर से हो रहा है। ऑपोजिट ऑफ फॉरवर्ड, तो फॉरवर्ड मतलब होता है आगे, और फॉरवर्ड का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? बैकवर्ड, है ना। चलिए एक्सरसाइज नंबर 7 पे आ जाते हैं। आई सिट इनसाइड, डोर्स ओपन टू द वरांडा, राइटिंग लॉन्ग लेटर इन विच आई स्कैर्डली मेंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस। चलिए लाइंस हैं, वापस ट्री से ही है ये लाइंस। तो ये आपको पूछ रहा है फाइंड द वर्ड, मतलब उस शब्द को ढूंढो पैसेज में से जिसका मतलब क्या है? हार्डली, है ना। तो हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से। और यहाँ पर तीसरी लाइन में आपको स्कैर्सली दिख रहा है, यही इसका क्या हो जाएगा? मीनिंग हो जाएगा, है ना। हार्डली और स्कैरली एक ही मतलब होता है। तो एक ट्रिक और, जैसे ये एल वाई पर ये एक एडवर्ब है। क्या है ये? एडवर्ब। एडवर्ब का मतलब जो वर्ब के बारे में बताए वो एडवर्ब कहलाता है। ठीक है, तो इसका मीनिंग ये भी एल वाई से, ये भी एल वाई से, है ना। थोड़ा सा ट्रिकी है ये, लेकिन यहाँ आप मीनिंग आप जानते होंगे तभी आप कर पाएंगे। और ये ट्रिक है कि एल वाई पे फिनिश हो रहा है तो हमने इसका मीनिंग निकाल लिया। ठीक है, वॉट इज द पोएट डूइंग, पोएट क्या कर रहा है? तो वो पोएट इस लाइन में, इस वाली स्टेंजा में क्या कर रहा है? राइटिंग कर रहा है। राइटिंग क्या कर रहा है? लंबे लंबे पत्र लिख रहा है, राइटिंग लेटर्स। तो यहाँ पर हम क्या लगा के आएंगे? राइटिंग। देखो ये यहाँ पर आया था, मैं बता देती हूँ वापस से, लिखा ना राइटिंग लॉन्ग लेटर्स। यहाँ देखिए राइटिंग लॉन्ग लेटर्स। तो अब आपसे पूछा है कि व्हाट इज द पोएट डूइंग, तो हम क्या लगाएंगे? राइटिंग। ठीक है, नेम द पोएट ऑफ द अबोव टेक्स्ट। तो इस टेक्स्ट का आपको राइटर बताना है कि ये पोम किसने लिखी है। तो एंड्रीने रिच ने लिखी है। किसने लिखी है? एंड्रीने रिच ने लिखी है। चलिए एक्सट्रैक्ट नंबर 8 आ जाता है। इंपॉर्टेंट पोएम है ये, फॉग वाली भी, अच्छे से इसकी सेंट्रल आइडिया भी करके जाइएगा। द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी ऑन साइलेंट हॉन्चेस एंड देन मूव ऑन। चलिए पढ़ लिया हमने। अब फॉग को किससे कंपेयर किया गया था इस पोएम में? फॉग को कंपेयर किया गया था कैट से। किससे कंपेयर करा था? कैट से करा था। तो कैट लगा दे, कंपेयर वर्ड पूछ रहा है यहाँ पर। फिर फॉग सिट्स लुकिंग ओवर, किसको देखती है? मतलब जब बैठती है तो किसकी तरफ देख रही है वो? हार्बर एंड सिटी, हार्बर एंड सिटी। नेम द पोएट ऑफ द अबोव टेक्स्ट। इस टेक्स्ट का राइटर कौन है? तो इस टेक्स्ट का राइटर कौन है? कार्ल सैंडबर्ग। कौन है? कार्ल सैंडबर्ग। चलिए एक्सरसाइज नंबर 9 देख लेते हैं। नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वाज जिंक, and the little grey mouse she called him Blink, and the little yellow dog was sharp as mustard, but the dragon was a coward and she called him Custard। कौन सी पोयम है बताइए मुझे, कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सी पोयम है। मैं तो बताऊंगी यहाँ पर, बट पहले आप बता दीजिए थोड़ा सा। तो यस, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन है ये। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर ही और शी रिफर्स टू, शी कौन है इसके अंदर? शी है बेलिंडा। शी कौन है इसके अंदर? बेलिंडा एक छोटी लड़की थी, एक वाइट हाउस में रहती है, उसके साथ में ये इंक, ब्लिंग, मस्टर्ड, ड्रैगन सब रहते हैं। फिर पायरेट्स आ जाते हैं, फिर ड्रैगन उनको सबको बचाता है। वो वाली पोयम है ये, है ना, जिसका नाम कस्टर्ड है। तो शी कौन है? शी है बेलिंडा। फिर येलो डॉग वॉज एज शार्प एज, किसके जगह क्या है उस येलो डॉग? शार्प एज मस्टर्ड। उसका नाम क्या होता है? इसके अंदर मस्टर्ड होता है। नेम द पोम फ्रॉम विच द अबोव टेक्स्ट हैज बीन टेकन। देखो ये क्वेश्चन आ ही गया। तो ये है टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। एक्सट्रैक्ट नंबर 10। Custard the dragon had big sharp teeth and spikes on top of him and scales underneath, mouth like a fireplace chimney for a nose, and realio trulio dagger on his toes। चलिए, who was custard? custard कौन था? तो custard कौन था? ड्रैगन। ड्रैगन ही custard था, है ना। his nose is like, देखो यहाँ पर कैसा लिखा है? चिमनी लिखा है ना, यहाँ पर चिमनी आप देख सकते हैं इधर, ये चिमनी। तो यहाँ पे पूछा है his nose looked like, तो हम क्या लगा के आएंगे? चिमनी लगा के आएंगे। ठीक है,
चिमनी क्यों बोला था बताओ मुझे? क्योंकि उसमें से क्या निकल रहा है? धुआँ। और चिमनी से भी क्या निकलता है? धुआँ निकलता है, ठीक है? नेम द पोएट ऑफ द अबोव टेक्स्ट। इस टेक्स्ट का पोएट कौन है? तो इस टेक्स्ट का पोएट कौन है? ऑटगन नैश। कौन है? ऑटगन नैश। तो ये हमारी पोएम थी और ये 10 एक्सट्रैक्ट थे और आई होप ये एक्सट्रैक्ट आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। एक पोएम और बच गई है, एनी ग्रेगरे, तो वो भी हम कवर कर लेंगे। वो पोएम भी आप पढ़िएगा, वो भी आपके सिलेबस में है। मैंने यहाँ पर ऐड नहीं किया है उसको, बट हम उसके ऊपर भी कभी नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट्स कुछ अगर अच्छे आएंगे मेरे पास में तो मैं उसमें कवर कर लूँगी। सो आई होप आपको इतनी ये जो एक्सट्रैक्ट्स थे, आई मीन टू से जो स्टैंजास थे, वो आपको समझ में आए होंगे और क्वेश्चंस कैसे बन के आएंगे एग्जाम में ये भी समझ में आया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ये जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं ये आपके लिए एक रामबाण की तरह हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ अगर आपने एक भी नंबर मिस नहीं किया तो आप बहुत ईजीली 12 मार्क्स के मिनिमम यहाँ आते हैं। पूरा ओवरऑल बता रही हूँ मैं, आप अच्छे से गेन कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये ऑब्जेक्टिव्स आप अच्छे से करके जाएंगे, ताकि आपका ये एक तरह का क्या काम करेगा, बोनस का काम करेगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गुड लक फॉर योर एग्जामिनेशन। बाय बाय एंड टेक केयर।